वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3, दैट इज़ सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट फिजिकल एजुकेशन। अगेन 10 मार्क का ये भी यूनिट है आपका। सो अभी तक हमने पहले दो यूनिट देखे। पहला यूनिट 5 मार्क का, दूसरा यूनिट आपका 10 मार्क का, जो कि थोड़ा बड़ा यूनिट था। नाउ अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ, यूनिट 2 के कंपैरिजन में ये उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे गिने चुने टॉपिक हैं एंड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, इस टाइप से आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाई क्यूज़ में आए हुए हैं एंड इसी के बेस पे हम बेसिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बेसिकली मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहा हूँ। अगर आपके पास सिलेबस हो जेके बोर्ड्स का, या फिर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक इस वीडियो के पहले ही कमेंट में दूंगा। नाउ ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला ही टॉपिक यहाँ पे हमारे पास जो है, इट इज़ बेसिकली मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इसका मीनिंग हमारे पास। पहली बात, आपसे सिंपली ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जो सोशोलॉजी हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली दी यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंस। जितने भी हमारे पास सोशल साइंस हैं, उनमें हमारे पास सोशोलॉजी जो है, ये बेसिकली इसका एक यंगेस्ट ब्रांच आप इसको मान सकते हो। एंड सोशोलॉजी जो हमारे पास है, ये कहाँ से निकला है? ये हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, सोसाइटस, जिसका मतलब हमारे पास होता है कंपेनियन या फिर एसोसिएट। कंपेनियन या फिर एसोसिएट। सो एक वर्ड हमारे पास सोसाइटस, दूसरा वर्ड हमारे पास लोगोस। लोगोस मतलब होता है स्टडी। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ साइंस। यहाँ पे स्टडी ऑफ साइंस यहाँ पे आप समझ सकते हो। So, therefore, sociology is the science of basically society. It is basically the science of society. So, in short, ये आपका मीनिंग है। मे बी 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका आपसे पूछा जाए, बताइए डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। या फिर ये वाला ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है कि बताइए जो हमारे पास यंगेस्ट सोशल साइंस होता है वो क्या होता है। नाउ अलग अलग जो हमारे पास सोशलिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे टर्म दी गई है कि सोशोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशंस या फिर टर्म्स को इन्होंने डिफाइन किया है। आईएफ वार्ड की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमेना। सो इन्होंने इन शॉर्ट कहा कि ये है एक सोशल फिनोमेना या फिर साइंस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, जे एफ क्यूबर की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी कि बेसिकली ये क्या होती है? साइंटिफिक नॉलेज किसकी? जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है हमारे पास, यानी कि ह्यूमंस के बीच आपस में रिलेशन, इसी की साइंटिफिक नॉलेज को क्या कहते हैं हम? सोशोलॉजी। मैक्स वेबर ने क्या कहा? सोशोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। यानी कि बेसिकली ये आपको इंटरप्रेट करती है या फिर आपको अंडरस्टैंड कराती है क्या? जो सोशल एक्शंस होते हैं अलग अलग लोगों के बीच, ये आपको वो बेसिकली क्या करती है? वो सिखा के जाती है। कौन? सोशोलॉजी। नेक्स्ट इज पार्क एंड बर्गिस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बेसिकली सोशोलॉजी जो हमारे पास है, इट इज़ अ कलेक्टिव बिहेवियर। ये एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है इंडिविजुअल में, या फिर जो हमारे पास सोसाइटी होती है या फिर अलग अलग लोग होते हैं, उनका कलेक्टिव बिहेवियर बेसिकली क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोशोलॉजी हमारे पास। सो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये 4 आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। डिफाइन सोशोलॉजी एज पर आईएफ वार्ड या फिर एज पर मैक्स वेबर, आप सोशोलॉजी को डिफाइन करिए। सो ये डेफिनेशंस आप लिख के आओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी की बात करूँ, हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी की, यानी कि क्यों हमें सोशोलॉजी पढ़नी है एंड किस वे में ये हमें हेल्प करेगी। पहला यहाँ पे है सोशलाइजेशन, देन इथिकल वैल्यूज, देन डिसिप्लिन डेवलपमेंट, फिर टैलेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, सपोर्ट्स एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूं, सोशलाइजेशन मतलब कि फिजिकल एजुकेशन या सपोर्टर्स जो होते हैं, ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं किसमें? इन प्रैक्टिसिंग सोशल वैल्यूज़ लाइक उनके बीच क्या होगी? उनके बीच कॉपरेशन होगी, या फिर एक दूसरे के रिलेटेड क्या होगी? एम्पैथी होगी, एंड एक दूसरे के रिलेटेड क्या होगा? रेस्पेक्ट होगा, एंड जो रूल्स होगा उनके रिलेटेड भी रेस्पेक्ट होगा। सो दिस इज बेसिकली सोशलाइजेशन। सो बेसिकली ये आपको कौन टीच करेगा?
ये आपको फिज़िकल एजुकेशन या फिर सपोर्ट्स हेल्प करेगा कि आप बेसिकली क्या करो, आप सोशली एक्टिव बन जाओ। अच्छा, हाँ, चाहे आप अपने जो अपोनेंट आपके पास हैं, आप तो फील्ड में अपोनेंट हो, जैसे ही आप फील्ड के बाहर जाते हो, फिर आपको क्या रहना है, आपको कोऑपरेशन के साथ रहना है, आपको एम्पैथी के साथ रहना है, एंड एक दूसरे के रिलेटेड रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड जो अल्लाह आप रूल्स हैं आपके गेम्स में, उसको आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इथिकल वैल्यूज़। अच्छा, एथिकल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास सोशलाइजेशन है या फिर सोशोलॉजी है, ये आपको अगेन हेल्प करती है कि आप सपोर्ट्स इथिक्स जो है अपने अंदर डेवलप करो। अच्छा, इथिक्स मतलब कि कैसे आप फियरली खेलते हो, कैसे आप अपोजिट टीम मेंबर के साथ बिहेव करते हो, बोथ विद इन द फील्ड या फिर आउटसाइड द फील्ड कैसे आप बिहेव करते हो। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आपने देखा होगा विराट कोहली, जब इनकी टेस्ट मैच सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सो इन्होंने एक यंगस्टर को जानबूझकर क्या किया, जानबूझकर यहाँ पे कंधे का धक्का दिया, एंड फिर विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। इवन उनके जो कंट्रीमैन हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी ट्रोल किया कि इट वाज अननेसेसरी, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए, एंड इट गिव्स ए रॉन्ग एग्जाम्पल। ये आगे जाकर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक गलत मैसेज जाता है। फिर रिसेंटली ये इनके दिमाग में पूरा था, एंड जब रिसेंटली अभी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि विराट कोहली एक पाकिस्तान क्रिकेटर के यहाँ पे शू लेसेस जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया, यहाँ पे इन्होंने एथिकल वैल्यूज या फिर एथिकल बिहेवियर दिखाया, या फिर सपोर्ट्समैनशिप दिखाई, या फिर इन्होंने इनको रेस्पेक्ट यहाँ पे दिया। सो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है, एंड दिस वाज नॉट ए गुड एग्जाम्पल। सो ये सब चीज़ें आपको कौन सिखा के जाता है, ये सब चीज़ें आपको सोशोलॉजी यहाँ पे सिखा के जाएगी। फिर डिसिप्लिन डेवलपमेंट, डिसिप्लिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, सिंपली यहाँ पे समझिए, बेसिकली मैं आपको इन फिगर्स की हेल्प से मतलब अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ, ताकि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर आया, आप इजीली आंसर कर पाओ। बेसिकली सोशोलॉजी जो है, इट जो आपका फिजिकल एजुकेशन है, इट इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड एक्सेल कर सकते हो। बस आपको अपने अराउंड चीज़ें समझनी होंगी। अच्छा, डिसिप्लिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो सोशोलॉजी है अगेन आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखती है, आपको हेल्प करती है, डिसिप्लिन आप डेवलप करो, एंड उससे क्या होता है, आप अपने जो आपका सपोर्टिंग करियर है इसमें आप पीक पे आ जाते हो, एंड वहाँ पे हेल्प करती है आपको पीक पे रहने की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अलग अलग सपोर्ट्समैन हैं वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, मेसी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपको विराट कोहली दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, टॉप पर्सनैलिटीज़ अभी कहाँ पे, सपोर्ट्स में। सो ये बेसिकली आपको अगेन इस क्योंकि इनका जो डिसिप्लिन है वो टॉप नॉच है, अगर आप बाकी जो भी सपोर्ट्समैन हैं उनसे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल फुटबॉल में अगर आप मेसी, रोनाल्डो, नीमार वगैरह से बाकी को कंपेयर करोगे, आपको लगेगा कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, या फिर विराट कोहली से अगर आप आज की डेट में किसी भी क्रिकेटर को क्या करो, कंपेयर करो, आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा डिसिप्लिनड है। सो ये बेसिकली आप डिसिप्लिनड मतलब यानी कि अपने काम को टाइम पे अंजाम देना, एंड अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना। सो ये अगेन आपको सोशोलॉजी सिखा के जाती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे टैलेंट डेवलपमेंट। जो सोशोलॉजी है ये अगेन आपको कैसे हेल्प करती है कि बिगेस्ट स्टेजेस पे आप कैसे परफॉर्म कर पाओ, आप बिगेस्ट स्टेजेस पे कैसे परफॉर्म कर पाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जे.एंड.के की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली इनका जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 2-3 सालों से वो बढ़ता जा रहा है, एंड ये अगेन इनका जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ रहा है, एंड स्पेशली जब भी बड़ा इवेंट होता है इंडिया में, लाइक अगर हम आईपीएल या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप उनको छोड़ें, जो बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे होता है, दैट इज़ रणजी ट्रॉफी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज एज स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें रिसेंटली किया है। सो देयरफॉर जो सोशलाइजेशन है ये अगेन आपको, या फिर जो सोशोलॉजी है ये अगेन आपको किस में हेल्प करती है, ताकि आपका जो टैलेंट है वो डेवलप हो जाए। नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ में क्या होता है, सिंपली जो हमारे पास सपोर्ट्स पर्सनल हैं उनमें बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लाइक हमारे पास रिकी पॉन्टिंग या फिर एम एस धोनी, बट आई ऑलवेज रीड कि रिकी पॉन्टिंग जो थे या फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग जो थे, ही वाज दी वन ऑफ दी क्या, ही वाज ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन या फिर बेस्ट लीडर। सो इनमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें थी, इनमें ये क्वालिटीज़ थी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं जूम इन करता हूँ, देखिए इन्होंने वर्ल्ड
कप की अगर मैं बात करूं 29 मैच एज ए कैप्टन खेले, खाली 2 मैच इन्होंने हारे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, जो बाकी टॉप नॉच कैप्टन्स रहे हैं, फ्लेमिंग, क्लाइव लॉयड, वेस्ट इंडीज़ के, MS धोनी, इमरान खान, अगर आप देखोगे इनके मुकाबले में तो कोई आगे है ही नहीं। सो ये काफ़ी दूर हैं इनसे, एंड इसीलिए आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे वो क्रिकेट में। इतना डोमिनेंट आज तक कोई भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंडिया की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स कल्चर बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा मनी पावर है उनके पास, बट स्टिल उनका क्रिकेट उस लेवल पे नहीं गया है जिस लेवल पे जाना चाहिए था, लाइक ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने कंप्लीट डोमिनेट किया। अब कंप्लीट डोमिनेट मतलब जहाँ पे भी ये जाते थे, किसी भी टीम को, मतलब मैच से पहले कोई भी टॉप नॉच टीम हो, उनको पता था कि हमें हारना है। अब कितने रनों से, या फिर अगर 5 ODI होंगे, अब हम चाहेंगे कि खाली हम 1 या 2 ही हारें, वाइट वॉश ना हो। सो ये हालत होती थी उस टाइम बाकी टीम्स की, एंड इट इज़ वन ऑफ द क्या, इट इज़ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम जो इनके साथ थी, ये क्रिकेट में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई इससे एग्री नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आज के टाइम पे इंडिया जो है वो डोमिनेंट है, बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से हराया टेस्ट सीरीज़ में। अच्छा, श्रीलंका ने आपको इंडिया को क्या किया, इंडिया को बेसिकली अगेन 2-0 से हराया, या फिर बीच में आपको अफगानिस्तान भी हराता है, या फिर और कोई भी टीम हराती है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होता था ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स में, तो ये तो हारने का नाम ही नहीं लेते थे। इनफैक्ट 3 वर्ल्ड कप्स में ये तो ऑलमोस्ट अनबीटन रहे। सो दिस इज बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट। इनके पास एक बढ़िया लीडर था जो टीम को लेके चलता था, एंड इस टीम में 15 के 15 खिलाड़ी जो थे, दे वर ऑल लेजेंड्स इटसेल्फ। नाउ सपोर्ट्स एज सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो सपोर्ट्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको बस इतना नहीं सोचना है कि ये फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर इसमें मेरी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, या फिर मतलब और कुछ होगा इसमें। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है विद इन दिस सोसाइटी, जो कि इन्फ्लुएंस करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है किनको, सोशल नॉर्म्स को, सोशल वैल्यूज़ को, पावर डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप अमंग वेरियस सपोर्ट्स पर्सन, या फिर जो भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो सपोर्ट्स बेसिकली क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, ना कि जस्ट ए फिजिकल एक्टिविटी। समझ में आया होगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। आई होप आपको ईजिली समझ में आए होंगे। सोशलाइजेशन, फिर इथिकल वैल्यूज़, फिर डिसिप्लिन डेवलपमेंट, फिर टैलेंट डेवलपमेंट, अच्छा लीडरशिप डेवलपमेंट, एंड सपोर्ट्स एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम सोशलाइजेशन की। देखिए, सोशलाइजेशन टर्म आपसे एग्जाम में डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 3 मार्क का भी ये पूछा जा सकता है। बताइए सोशलाइजेशन क्या है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग सोशल नॉर्म्स। आप कैसे सोशल नॉर्म्स डेवलप कर रहे हो, आप कैसे सोशल वैल्यूज़ डेवलप कर रहे हो, या फिर आपका बिहेवियर कैसा है बेसिकली थ्रू पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़। सो ये बेसिकली टर्म, या फिर ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन। इनके आप अपने अंदर क्या डेवलप करो, सोशल नॉर्म्स या फिर सोशल वैल्यूज़ अपने अंदर डेवलप करो। सो ये चीज़ें बेसिकली क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन जो है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोशल वैल्यूज़ फॉर द सर्वाइवल ऑफ कल्चर। यानी कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस जहाँ पे आप क्या एक्वायर कर रहे हो अपने अंदर, सोशल वैल्यूज़, इन शॉर्ट, ताकि आप सर्वाइव करो। क्या बेसिकली एक कल्चर को आप क्या करो, एक कल्चर को आप प्रिजर्व करो बेसिकली। नाउ स्पेंसर की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन जो है ये प्रोसेस है ऑफ लिविंग टुगेदर विद द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स। यानी कि एक दूसरे के साथ हम कलेक्टिव वे में रह रहे हैं, एंड बेसिकली एक दूसरे की फीलिंग्स को क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, एंड साथ ही में बेसिकली एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। ये किन्होंने कहा, स्पेंसर ने। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज हाउ सोशलाइजेशन इज अचीव्ड। सोशलाइजेशन को आप कैसे अचीव कर सकते हो। देखिए, सोशलाइजेशन थ्रू सपोर्ट्स इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट वायर इंडिविजुअल्स लर्न
एंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड टीम वर्क। सो सोशलाइजेशन हमारे अंदर या फिर एक टीम के अंदर या फिर एक सपोर्ट्स पर्सन के अंदर कैसे डेवलप होगी, बेसिकली कैसे डेवलप होगी, जब हम लर्न करेंगे कॉपरेशन क्या होता है, इस पे हम एम्फेसिस करेंगे, या फिर कम्युनिकेशन के ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे, लीडरशिप के ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे, रेस्पेक्ट ऑफ रूल्स हम करेंगे बेसिकली, या फिर टीम वर्क को हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे हम सोशलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। पहला यहाँ पे बेसिकली कॉपरेशन। अगर हम कॉपरेशन करें, कॉपरेशन की बात करें, जो सपोर्ट्स पर्सन है डिफरेंट कंट्रीज से या फिर डिफरेंट कल्चर से या फिर डिफरेंट रिलीजन से, उनमें बेसिकली क्या होना चाहिए, उनमें बेसिकली कॉपरेशन होना चाहिए, तब हम सोशलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मीडिया होता है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इस चीज़ को, कॉपरेशन या फिर भाईचारा को। कैसे इन्फ्लुएंस करती है? फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम का ये पंगा उठाएंगे, एंड स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, स्पेशली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, उनका ज़्यादा मोटिव यही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए एंड इलेक्शन में विन करे। क्लियर? सो एंड इसीलिए जो मीडिया है आज के टाइम का 99.9% मीडिया जो है दैट इज़ करप्टेड, दैट इज़ बेयसड। इसीलिए क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से फंडिंग मिलती है वही क्वेश्चन पूछे जाने की। फॉर एग्जांपल मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? अगर हमारे देश का पीएम किसी इंटरव्यू में जाए, वहाँ पे उनसे क्वेश्चन करने हैं कि आप कैसे कंट्री को चला रहे हो, आप कितने आप फॉर एग्जांपल काफ़ी जो हमारे पास इंडिसीज होते हैं, अगर आपको पता होगा काफ़ी इंडिसीज हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट इंडेक्स, और भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स हैं हमारे पास, बेसिकली 2030 इंडेक्स, या फिर डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर हमारे पास प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इनमें जो अगर इंडिया की मैं बात करूं काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इनफैक्ट जो वर्स्ट हमारे पास हैं, जो फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं अभी के टाइम, उनसे भी पीछे इंडिया है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें चलती हैं, या फिर मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे माइंड को। एंड रीज़न अल्टीमेटली क्या हो जाता है, रीज़न अल्टीमेटली ये हो जाता है कि हमारी कोऑपरेशन नहीं रह पाती है अलग कंट्रीज़ के साथ, या फिर अलग रिलीजियस पर्सनस के साथ, या फिर अलग कल्चर से आने वाले लोगों के साथ। सो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एंड मोदी जी आप कैसे आम खाते हो, ये क्वेश्चन तो मीडिया वाले उनसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछो कि आप क्या कर रहे हो देश के लिए, आप कैसे देश को आगे लेके जा रहे हो, ना कि हिंदू मुस्लिम कहाँ पहुँचा। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम आप देख रहे हो विक्रांत गुप्ता, मे बी अगर किसी को पता होगा, ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। एंड अभी के टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। मे बी आप कभी भी ये वीडियो देखो, अगर मैं 2025 की बात करूं, जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया। एंड अगर आप इनके वीडियोस देखोगे आपको लगेगा इट इज़ वेरी नॉर्मल कि जो पाकिस्तान एंड इंडिया के लोग हैं ये तो एक दूसरे के जैसे ही हैं, एंड इनको इतना प्यार वहाँ पे मिल रहा है। एंड जो अदर टीवी चैनल्स हैं वो सिटिल इसमें भी हेट्रेड क्या कर रहे हैं, हेट्रेड को आगे लेके जा रहे हैं। सो इट इज़ कॉपरेशन। ये मेन एम होता है कि एक सपोर्ट्स पर्सन जो होता है वो ये नहीं देखता, ना तो रिलीजन देखता है, ना तो वो बॉर्डर्स देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किनके बीच, टीम मेट्स के बीच, या फिर जो टीम मेट्स हमारे पास हैं या फिर जो कोच हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है अगर एक टीम को कामयाब होना है या फिर किसी सपोर्टिंग टीम को कामयाब होना है। सो जो टीम मेट्स हैं या फिर जो कोच वगैरह है, इनके बीच जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ सोशलाइजेशन कैन बी अचीव्ड। सो दो चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट इज लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद इन द टीम। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को, अपनी टीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प करता है। अच्छा, साथ ही में डिसीजन मेकिंग एक लीडर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लीडर मोटिवेशनल होना चाहिए, एंड लीडर में खुद पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर कहीं से भी आया और मतलब कहीं से भी किसी टीम ने उठा के लाया एंड इसको लीडर बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर में खुद वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक हमारे पास रिकी पॉन्टिंग इज़ बेस्ट एग्जाम्पल इन सपोर्ट्स। अगर आप देखोगे ये लीड फ्रॉम फ्रंट करते थे। जब भी
अगर आप देखोगे जो भी कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वहाँ पे इन्होंने लीड फ्रॉम फ्रंट किया है एंड अपने हर एक टीम मेंबर को इन्होंने ऐसा बनाया कि सभी अपने आप में, अगर आज के टाइम देखोगे ये सभी लेजेंड्स में क्या किए जाते हैं, ये लेजेंड्स में काउंट किए जाते हैं सभी इस टीम के मेंबर्स। सो बेसिकली इन्होंने हर एक इंडिविजुअल को क्या किया था, हर एक इंडिविजुअल को इम्प्रूव किया था एंड अपने दिन पे एक भी खिलाड़ी इनका इनफ था, आउट ऑफ 11 अगर एक भी चल जाता था वो टीम को जिता के ले जाता था अकेले। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज की अगर हम बात करें, सपोर्ट्स एनवायरनमेंट ऑफन प्रमोट्स क्या क्या वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, अच्छा फिर सपोर्ट्समैनशिप, रेस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स एंड ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपको अगेन कौन सिखा के जाएगा, ये चीज़ें आपको फिजिकल एजुकेशन या फिर सपोर्ट सिखा के जाएगा एंड ऐसे आप अचीव करोगे किसको, सोशलाइजेशन को। सो फियर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर सपोर्ट्समैनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने अपोनेंट्स को रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें आप करोगे होगा क्या, सोशलाइजेशन जो है वो अल्टीमेटली अचीव होगी। आप अलग अलग कंट्री मैन के साथ सोशली एक्टिव रहोगे, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आपने देखा होगा मैन कटिंग होती है, जिसमें मे बी आपको ये रूल पता होगा, जिसमें प्लेयर को बॉल डालने से पहले ही आउट किया जाता है। कहीं खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इसको क्या समझते हैं, वो इसको अनएथिकल समझते हैं एंड वो अपने अपोनेंट को मौका देते हैं, अगर वो क्रीज से बाहर भी होगा वो उसको आउट नहीं करते हैं, बट कुछ इस चीज़ को मानते नहीं हैं। सो इसीलिए आप हर टूर्नामेंट में देखते हो कि लास्ट पे एक अवार्ड भी होता है, दैट इज़ फेयर प्ले अवार्ड। ये उसी टीम को दिया जाता है जो बेसिकली क्या करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, सपोर्ट्समैनशिप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेम्स एंड सपोर्ट्स एज मैनेज कल्चर। सो सोशलाइजेशन में आपने देखा कि कैसे हम सोशलाइजेशन को अचीव करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कोऑपरेशन से, अच्छा कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है गेम्स एंड सपोर्ट्स एज मैनेज कल्चर। गेम्स एंड सपोर्ट्स एज मैनेज कल्चर की अगर हम बात करें या फिर कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, देखिए जो गेम्स हैं या फिर सपोर्ट्स हैं ये बेसिकली पुराने ज़माने से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि सडनली हम 21st सेंचुरी में पहुँचे एंड क्रिकेट आया या फिर कोई और सपोर्ट्स। पुराने ज़माने से, एंशिएंट टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं एंड इस हेरिटेज को लोग आगे लेके जा रहे हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राइट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स की अगर हम बात करें, वो भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे एंड पहले बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ होती थी या फिर कोई भी सपोर्ट्स होता था, इसको मॉडिफाई किया गया विद टाइम एंड आज के टाइम आप देखते हो कि इसको रिक्रिएशन या फिर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ गेम्स एंड सपोर्ट्स विद टाइम की अगर हम बात करें, यानी कि कैसे जो सपोर्ट्स है या फिर गेम इवॉल्व हुई विद टाइम एंड इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, इसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ती गई। ना ओरिजिन की अगर हम बात करें, तीन चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ओरिजिन यानी कि कहाँ से गेम्स वगैरह हमारे पास स्टार्ट हुई, फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ उनका एंड आज के टाइम ये हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ बन चुके हैं। सो अर्ली ह्यूमन्स जो हमारे पास थे या फिर हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो रनिंग वाली एक्टिविटीज़ करते थे, जंपिंग कंपटीशन करते थे, फिशिंग करते थे, अच्छा फाइटिंग वगैरह करते थे एंड इन को वो बेसिकली क्या करते थे, इन्जॉय करते थे एज गेम्स। सो ये गेम्स बेसिकली हमारे पास क्या थी एंशिएंट टाइम्स में। फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, अच्छा विद टाइम होगा क्या, डेवलपमेंट होगा एंड जो गेम्स एंड सपोर्ट्स हैं नए नए हमारे पास आए, लाइक एथलेटिक्स हमारे पास, रेसलिंग हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया। सो इन्होंने इन चीज़ों को, रनिंग, जंपिंग, फिशिंग, इनको इसमें कन्वर्ट किया। सो फिर आज के टाइम आप देखते हो क्रिकेट है, फुटबॉल है, ढेर सारी गेम्स आज के टाइम में हमारे पास हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़, गेम्स एंड सपोर्ट्स आर नाउ कंसिडर्ड एज नेशनल प्राइड। बिल्कुल, मतलब किसी भी कंट्री को अगर सपोर्ट्स में डिफीट मिलती है सो उनको ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि अभी के टाइम इस चीज़ को क्या समझा जाता है, नेशनल प्राइड। सो देयरफॉर जो गेम्स हमारे पास हैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एंड have achieved importance in education, bringing qualities like teamwork, discipline, respect, etc. in a person. So ये सब चीज़ें भी कहाँ से डेवलप हुई, ये सब भी बेसिकली हमारे पास गेम्स में अभी के टाइम डेवलप हुई है। पहले ओरिजिन, फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ एंड अभी के टाइम हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ जो हैं ये सपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ये एक
बंदे को टीम वर्क का आइडिया देते हैं या फिर उसको डिसिप्लिन्ड बनाते हैं या फिर वो बाकी इंडिविजुअल्स को क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। नाउ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ की हम बात करें। पहले हम ग्रीस की बात करेंगे। जो ग्रीस है बेसिकली एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बेसिकली यहाँ से कब स्टार्ट हुई, 1776 BC में। एंड फिर जो मेन डेवलपमेंट यहाँ पे हुई वो हुई 1896 में, जब एथेंस ग्रीस में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेले गए, जो कि अब आप देखते हो 4 इयर्स के बाद हर मतलब किसी ना किसी कंट्री में अब खेले जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, या फिर जिनको आप ओलंपिक्स बोलते हो। समझ में आ रहा होगा। सो 1896 में ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। कहाँ पे? एथेंस ग्रीस में। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इंडस वैली की अगर हम बात करें, आपने इंडस वैली के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में अपनी अर्लियर क्लास में। वो आर्चरी, गैम्बलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग या फिर चिरोइट रेसेस या फिर एनिमल फाइटिंग, स्पीयर थ्रोइंग, इन के काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इनके काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। फिर रूम की अगर हम बात करें, रनिंग, जंपिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, रेसलिंग, ये सब गेम्स बेसिकली रूम में खेली जाती थी। फिर इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की जो सपोर्ट्स हेरिटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड मॉडर्न, स्पेशली मॉडर्न सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, लाइक क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुई? ये इंग्लैंड से इवॉल्व हुई। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना का एक बढ़िया कल्चर रहा है कि उन्होंने बैडमिंटन में एंड जूडो में बड़े बड़े खिलाड़ी क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया आज के टाइम ज़्यादा पॉपुलर किस में है? क्रिकेट में। बट क्रिकेट बेसिकली इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं माना जाता है। इस पे भी क्राइसिस है, या फिर इसमें भी बेसिकली क्या है, इसमें भी आपस में लोगों में क्या है, कन्फ्यूजन है। फिर इंडिया की अगर हम फर्दर बात करें कि इंडिया में जो नई नई चीज़ें हैं वो क्या आई, योगा बेसिकली यहाँ पे इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। इंडियन मार्शल आर्ट्स, जिसको इंडिया की लोकल लैंग्वेज में कलारी या फिर कलारी पाइते बोला जाता है, यानी कि कराटे एक टाइप से। फिर चेस की अगर हम बात करें, जिसको चतुरंगा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। प्लेइंग कार्ड्स, क्रीडापातम एंड गंजीफा जिसको बोला जाता है। अच्छा, स्नेक एंड लैडर्स की अगर हम बात करें, इसको मोक्षा पतम बोला जाता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिया से ओरिजिनेट हुई। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। सो सपोर्ट्स एंड गेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स, ऊपर हमने क्या देखा, इवोल्यूशन ऑफ गेम्स एंड सपोर्ट्स विद टाइम। सो ये बेसिकली इस चीज़ को कवर करता है, गेम्स एंड सपोर्ट्स एज मैनस कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनामिक्स। नाउ लीडरशिप की अगर हम बात करें, बार बार हमने लीडर टॉपिक बार बार देखा। सो लीडरशिप की अगर हम बात करें, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू बिल्ड अप एंड इंस्पायर अदर्स टू अचीव ए शेयर्ड विजन। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर होता है या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है या फिर कोई और होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि जो मेरी ऑडियंस है मैं इनको क्या करूं, मैं इनको लिफ्ट अप करूं, एंड जो मैं अचीव करना चाहता हूं या फिर ये अचीव करना चाहते हैं, हम कंबाइनली ये चीज़ें क्या करें, ये कंबाइनली हम अचीव करें। सो उस चीज़ को बोला जाता है लीडरशिप, या फिर उस बंदे को हम बोलेंगे लीडर। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ लीडर्स की अगर हम बात करें, बॉर्न लीडर, मेड लीडर, प्रोफेशनल लीडर या फिर डेमोक्रेटिक लीडर। बॉर्न लीडर मतलब इनमें बाई बर्थ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, या फिर मतलब आपने भी देखा होगा कोई ऐसा बंदा होगा, मतलब आपकी फ्रेंडशिप में या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा बंदा होगा जिसमें खुद से लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको ये काम करना है, वो आपका भी काम करेगा, आपको भी लेके चलेगा, आपको आपकी सेम एज का है या फिर आपसे छोटा है बट आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये चीज़ें करो। सो वो होती हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय बॉर्न। मेड लीडर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होते हैं, लीडर्स बन जाते हैं। यानी कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई पीएम है या फिर कोई सीएम है, अब इसकी डेथ हुई, अब इसके बेटे को या फिर इसकी बेटी को सडनली क्या किया गया, इसको सीएम बनाया गया या फिर पीएम बनाया गया। सो दे आर मेड लीडर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको थोपा गया वो चीज़। बट फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करें। प्रोफेशनल लीडर्स की अगर हम बात करें, एक टीचर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल टीचर्स लीडर्स। अच्छा, फिर मैचवर लीडर की अगर हम बात करें, मैचवर लीडर हमारे पास अच्छा, डेमोक्रेटिक लीडर में हमारे पास मैचवर लीडर एंड एमैचवर लीडर। मैचवर लीडर होता है एक पॉलिटिकल लीडर जो
पॉलिटिक्स चलाता हो। एमेच्योर लीडर की अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली क्या आते हैं, वॉलंटियर सर्विस आते हैं। लाइक एक स्टूडेंट हो गया, मतलब आपको एक दिन के लिए लीडर कहीं पे बनाया गया, या फिर आप अपने क्लास में क्या हो, लीडर हो, आप सीआर हो, फिर ग्रुप लीडर होता है, या फिर स्टेज लीडर होता है कोई। सो इनको हम बोलते हैं एमेच्योर लीडर्स। सो ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछे जाते हैं। बताइए मैच्योर लीडर की एग्जाम्पल, एमेच्योर लीडर की एग्जाम्पल। नेक्स्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ऊपर हमने देखी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड नीचे यहाँ पे हमने देखे टाइप्स ऑफ लीडर्स। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट आपके अंदर कैसे आती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आप कैसे बेसिकली अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करते हो। देखिए, फिजिकल एजुकेशन कैन हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ थ्रू टीम वर्क, अच्छा, एडवेंचर एक्टिविटीज़, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्फ्लुएंस अदर्स। यानी कि एक लीडर वही होता है जो लोगों को या फिर अपने टीम मेंबर्स को क्या करता है, या फिर अदर्स को या फिर अपनी ऑडियंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करता है। टीम वर्क में बिलीव करता है। इन्फ्लुएंस मतलब आजकल मैं बार बार इसकी बात करता हूँ व्लॉगिंग की। दिस इज़ वेरी डेंजरस आज के टाइम। इट इज़ मेरे हिसाब से इट इज़ डेंजरस दैन कैंसर। कैंसर से ये ज़्यादा डेंजरस है व्लॉगिंग। एंड जिनको आप फॉलो करते हो, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको अपने दिन का हाल चाल दिखाते हैं। मैं सोया था, मेरा बेड ऐसा है, मेरा रूम ऐसा है, मेरा वॉशरूम ऐसा है, अच्छा मेरा ब्रश ऐसा है, अच्छा मेरी पैंट ऐसी है। क्या आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है? क्या आपके घर में रूम नहीं है? क्या बेड नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पैंट नहीं है? आप उनको फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? एंड उनको आप आज के टाइम लोग उनको बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें करते हैं उनको लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। चाहे उनके पास कितने भी फॉलोअर्स हो, आई डोंट केयर। चाहे वो कितना भी अर्न करते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मे बी किसी को बुरा लगे यहाँ पे जो उनके फॉलोअर्स होंगे। इनफैक्ट इसके बारे में आगे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है ना, इसमें आपका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज मोरालिटी या फिर मॉरल एजुकेशन। वेट ए सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? हाँ, शुक्र अल्लाह का। मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको यहीं से बाद में कॉल करूँगा। ओके 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 डियर। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक लीडर में क्वालिटीज़ होती हैं। कैसे आपको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, मेरी बात आप छोड़िए, कोई भी टीचर आप आज के टाइम ले लो, कोई भी, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आपको कुछ चीज़ें दे रहा है पॉजिटिव वे में। वो आपको बोल रहा है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो। जब आप इन व्लॉगर्स को देखते हो, आई रियली हेट देम। उनको नहीं, मतलब वो जो काम कर रहे हैं, पर्सनली उनसे कोई मसला नहीं है, बट वो जो काम कर रहे हैं नेगेटिव वे में सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। एंड आज के बाद 5 साल 8 साल ये चीज़ें लोगों को नॉर्मल लगेंगी कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट यूनिट आगे आने वाला है, दैट इज़ मोरालिटी। मे बी काफ़ी लोग बोलते होंगे ये जो 11th में मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई थी, वहाँ पे लोगों ने बोला था कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर जैसे लग रहे हो, ना कि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हो। दिस सब्जेक्ट इज़ 80% बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मॉरल वैल्यूज़। आप मॉरल वैल्यूज़ कैसे सीखते हो, थ्रू फिजिकल एजुकेशन, थ्रू सपोर्ट्स यहाँ पे। एंड जिस बंदे में ये चीज़ें नहीं होती, फिर चाहे वो कितना भी कमाए, ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती है एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ। सो आप हमेशा पॉजिटिव वे में लोगों को क्या करें, इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आपको जवाब देना है कल को। हर एक को यहाँ से मरना है। हर एक रिलीजन में ये बात है, हर एक इस चीज़ पे बिलीव करता है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। आपकी लाइफ जो है इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये एक दिन एंड होगी। एंड आपसे पूरा हिसाब इसका लिया जाएगा, किस वे में आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, आपने उनके टाइम के साथ क्या किया, एंड आपने खुद अपने टाइम के साथ क्या किया। सो अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाओ, एंड अपने अंदर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। ये सब चीज़ें आपको कुछ भी देने वाली नहीं है फ्यूचर में। अच्छा, अब देखिए लीडरशिप डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन। डिसीजन मेकर। अच्छा, जो एक लीडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खुद डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं टीम का कैप्टन हूँ एंड मेरे पास है एक वाइस कैप्टन या फिर
कोई बॉलर या फिर बैट्समैन, मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या फिर मेरा जो कोच है वही ले रहा है डिसीजन, मुझे टीम में किस खिलाड़ी को लाना है ये मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम आप क्रिकेट में, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट फ्रॉम 2020 टू 2025 की अगर मैं बात करूँ, अभी के टाइम क्रिकेट में मेरे को लग रही है कि सबसे जो घटिया टीम है दैट इज़ पाकिस्तान अभी के टाइम। रीज़न बीइंग क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है वो बढ़िया नहीं है, उनके जो कैप्टन्स होते हैं वो खुद से डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, मतलब किसी भी खिलाड़ी को कभी भी लाते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, चाहे उसने क्रिकेट खेली हो या ना खेली हो, जिनको उन्होंने रिसेंटली चलाया होता है 2-3 सालों से, फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं होता या फिर किसी और कंट्री में नहीं होता है। यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो खुद मांगता है कि मुझे ये खिलाड़ी चाहिए, ना कि आप खुद किसी खिलाड़ी को ला रहे हो। सो डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। कल को आप लीडर बनोगे, आप एक्सटर्नल प्रेशर ना फील करो, फिर आप लीडरशिप छोड़ो। अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे आ रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, नहीं इस बंदे को लो आप अपनी टीम में, ये क्रिकेट की ही बात नहीं है, ये एक कंपनी की बात है। कल को आप कंपनी रन करोगे, कल को आप इंस्टीट्यूट रन करोगे, कल को आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप लोगों को लीड करोगे, एंड आप में बेसिकली एथिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए। देन सेल्फ डिसिप्लिन, एक लीडर जो है वो खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लीडर्स को देखते हो जो क्रिकेट में या फिर किसी भी और गेम में एक्सेल करते हैं, धोनी, रिकी पॉन्टिंग या फिर क्लाइव लॉयड, कोई भी, ग्रैहम स्मिथ, कोई भी जिसको भी आप जानते हो जिसने अच्छा किया है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। पहले वो लीड करता है फ्रॉम दी फ्रंट, वो खुद एक एग्जाम्पल बनता है टीम के लिए। फिर टेक्निकली साउंड, वो जो बंदा है वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए एंड काफ़ी स्किल्ड होना चाहिए, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, तब वो अच्छे से प्लान्स बना पाएगा एंड उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा। लीडरशिप फिटनेस, एक लीडर जो होना चाहिए वो खुद फिजिकली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका जो पेट है वो बाहर निकल के आया है, वो खुद फिजिकली फिट नहीं है, ये सब चीज़ें एक लीडर में नहीं होनी चाहिए। फिर मॉरल एंड इथिक्स, स्पेशली ये चीज़ें कहाँ पे रुकाए हैं, ये चीज़ें बेसिकली सपोर्ट्स में रुकाए हैं। एक टीचिंग प्रोफेशन या फिर किसी और प्रोफेशन में कंपनी रन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं अभी किस टर्म्स में, फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स में। मॉरल एंड इथिकल, एक लीडर जो होना चाहिए वो एक खुद से उसमें मॉरलिटी होनी चाहिए, वो एक इथिकल पर्सन होना चाहिए, वो इथिक्स को फॉलो करना चाहिए, अपने टीम मेंबर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैश छोड़ दिया और गाली गलौज करने लगा, वो अपने अपोनेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड बेसिकली क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज सोशल, एक लीडर जो होना चाहिए वो बेसिकली सोशली एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी टीम के साथ ही बातचीत कर रहा है, वो अपने अराउंड जो लोग हैं उनके साथ बात करें, जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से बात करें। सो बेसिकली वो सोशली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, उसमें सिंपैथी होनी चाहिए, हेल्पफुलनेस होना चाहिए एंड उसके अंदर ब्रदरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो दिस इज सिंपली एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनफैक्ट आप ये चीज़ें खुद लिख सकते हो, मैंने इसकी हेडिंग जो है वो आप याद रखो, फिर कुछ भी एग्जाम में आप लिख कर आओ, हेडिंग आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डायनामिक्स। अब 2 ही टॉपिक यहाँ पे बचे हैं, ग्रुप डायनामिक्स एंड देन हमारा वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू फॉर एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। नाउ ग्रुप डायनामिक्स, अगेन ग्रुप डायनामिक्स की अगर हम बात करें, देखिए ग्रुप डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, ग्रुप डायनामिक्स आर द बिहेवियर्स एंड इंट्रैक्शंस दैट ओकर विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि खाली क्रिकेट की टीम है, ये एक कंपनी में टीम हो सकती है, ये एक स्कूल में टीम हो सकती है, या फिर कहीं पे भी ये टीम हो सकती है, एंड या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है। सो ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, आपस में आपका कैसा बिहेवियर है एंड एक दूसरे के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे को आप कैसे लिफ्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का मोरल डाउन है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, आपको क्या करना है, उसको कॉन्फिडेंट फील कराना है, उसका मोरल जो है वो बढ़ाना है, उसको हेल्प करनी है, उसको अपलिफ्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको नीचे खींच रहे हो। सो ये बेसिकली होती है ग्रुप डायनामिक्स, कि आप एक दूसरे को क्या करते हो, लिफ्ट अप करते हो। इट इंक्लूड्स हाउ पीपल फॉर्म रिलेशनशिप्स रिएक्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, यानी कि कैसे ये आपस में क्या करेंगे, रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे, रिएक्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन चेंज हुई
ये फॉर एग्जांपल ये बंदा कम वर्क कर पा रहा है, बाकी अच्छे खासे वर्क कर पा रहे हैं, सो इनको क्या करना है, इसको भी अपने साथ लेके चलना है एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रुप एज होल। यानी कि इनको अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में नहीं सोचना है कि मेरी ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर एक टीम है, एक ग्रुप है, यहाँ पे आपको पूरे ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम करती थी। इसमें अगेन बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें 11 के 11 खिलाड़ी या फिर 15 खिलाड़ी सभी क्या थे, वो सभी हाईली प्रोफेशनल थे एंड अपने आप में वो लेजेंड्स थे। एंड क्योंकि इस टीम का जो लीडर था ये इनको क्या करता था, एक दूसरे के साथ बांधता था। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई और प्लेयर यहाँ पे इसकी कैप्टनशिप के ऊपर पीछे लगे या फिर ये चाहेगा कि मैं ही कैप्टन बनूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इनका मेन एम था कि हमें क्या करना है, हमें पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिट को, पूरी टीम को, पूरे नेशन को ही खाली अपलिफ्ट करना है। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस यहाँ पे मैटर नहीं करती है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये तो हमने डेफिनेशन देखी ग्रुप डायनामिक्स। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, बताइए इफेक्ट्स क्या क्या हमारे पास हैं। देखिए, लीडरशिप, कोहिजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं किसको, ग्रुप डायनामिक्स को। ध्यान दीजिए एंड मैं कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल ही आपके लिए क्या करूँ, सिंपल बनाऊँ। नाउ देखिए, ए लीडर कैन इन्फ्लुएंस ग्रुप डायनामिक्स बाय सेटिंग गोल्स, मोटिवेटिंग अदर्स, मेकिंग डिसीजंस, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द टीम डज और ग्रुप डज। यानी कि लीडर ऐसा होना चाहिए, ये सभी को एक दूसरे के साथ क्या करें, एक दूसरे सभी को अपलिफ्ट करें, सभी को क्या करें, अपलिफ्ट करें। मोटिवेशनल होना चाहिए। अगर कोई लो फील कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसमें हिम्मत लानी है। अच्छा, खुद डिसीजन मेकर होना चाहिए। अच्छा, खुद लीड फ्रॉम फ्रंट करना चाहिए एंड अल्टीमेटली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले कि अगर मेरी टीम फॉर एग्जांपल विन कर रही है, या तो विन है या तो लर्न है। अगर मेरी टीम विन कर रही है, इसकी देखिए, जो जीत होते हैं इसके सभी बाप होते हैं, जो बेसिकली जो लॉस होता है उसका कोई भी बाप नहीं होता है। बट एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, ऐसी गलती हुई हमसे या मुझसे ऐसी गलती हुई, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया प्लान को, ऐसी गलती हुई एंड यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। या फिर इट मे बी नॉट ओनली इन सपोर्ट्स, कहीं पे फॉर एग्जांपल बिजनेस में लॉस हुआ, यानी कि उसने अपॉर्चुनिटी खो दी, यानी कि वो अच्छे से डिसीजन ही नहीं ले पाया। सो बेसिकली वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, यानी कि पूरे ग्रुप की उसको क्या लेनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज कोहिजन। कोहिजन जैसे आपने फोर्स पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, एडेशन एंड कोहेजन। कोहेजन बेसिकली एक टाइप का फोर्स है, ये जो एक ग्रुप को क्या करता है, बांधे रखता है एक दूसरे के साथ। सो कोहेजन, यही टर्म यहाँ पे यूज की गई है कि बेसिकली एक ग्रुप जो होना चाहिए दैट शुड बी कोहेसिव, यानी कि इनके बीच क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अच्छा, विच कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर इनमें यूनिटी होगी ये काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। फिर ग्रेटर द लेवल्स ऑफ कोहेजन ग्रेटर द परफॉर्मेंस, जितना एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितना एक दूसरे को हम अपलिफ्ट कराना चाहेंगे, उतनी ग्रुप की परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों आगे जा रहा है, मैं ही मेरी परफॉर्मेंस ही हाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरेंट मेंबर्स में नेचुरली टेक ऑन स्पेसिफिक रोल्स लाइक द लीडर, यानी कि हर एक बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फॉर एग्जांपल लीडर तो एक ही होगा, कोई मोटिवेटर होगा, फिर टीम प्लेयर्स बाकी हैं, उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ताकि हमारे पास जो टीम है वो बेटर वर्क कर पाए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है, हर एक बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, अगेन पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम मेंबर्स के बीच या फिर कोच के बीच जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्शन या फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर रीचिंग ए फाइनल डिसीजन, अगर किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई बोल रहा है नहीं ऐसे करेंगे, कोई ऐसे, अब ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे लड़ाई करोगे या फिर बिल्कुल ही एग्री नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना है एंड आपको देखना है कि फाइनल डिसीजन या फिर बेटर हमारे लिए क्या होगा। सो इट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी टीम में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको वो रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली नहीं होगी। समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट इज वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि वैल्यू फॉर एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू आप कैसे एजुकेशन को वैल्यू कर सकते हो, या फिर हाउ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन इवॉल्व वैल्यू एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं अलग अलग लेवल्स पे ये वैल्यू एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। पहला, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई सोसाइटी है जो कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रही है, इनको एक प्रॉपर प्लानिंग करके या फिर प्रॉपर वे में एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इन प्रोग्राम्स की, ताकि इनका लॉन्गर वे में क्या हो, लॉन्गर रन में या फिर लॉन्गर वे में बेनिफिट हो। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेल सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी कि आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर या फिर सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है। फेवरेबल रिजल्ट डोंट कम इमीडिएटली, जो फेवरेबल रिजल्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। एक यानी कि सडनली, मतलब रातों रात आपने टीम चेंज की, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत जाओगे, इसमें टाइम लगेगा, बट लॉन्गर रन में ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इट इज़ बेसिकली आपको जो प्लानिंग करनी है, आपको लॉन्गर रन के बारे में सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, फिर डिस्कशन सेशंस, जो डिस्कशन सेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें डिस्कशंस करने चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे पास जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल किस एरिया में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर डिस्कशन सेशंस, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। मॉरल एंड इथिकल कोचिंग, देखिए, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू सपोर्ट एंड मेंटर ईच अदर इन डेवलपिंग पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि लोअर लेवल पे ही, यानी कि राइट फ्रॉम बेसिकली जो हमारे पास क्लास 5th टू 10th या फिर 11th 12th बेसिकली, यानी कि बेसिक स्कूलिंग जो होती है वहाँ पे हमारे पास, उनमें बेसिकली हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है। अच्छा, उनको सपोर्ट करना है एंड मेंटर करना है, ताकि वो क्या करें, बेसिकली डेवलप करें पॉजिटिव वैल्यूज़ अपने अंदर। फिर विनिंग शुड नॉट बी दी ओनली गोल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का या फिर एक टीम का खाली इतना एम नहीं होना चाहिए कि हमें विन करना है, लर्न भी करना है। सो देयरफॉर कोचेस शुड नॉट स्ट्रेस ओनली ऑन विनिंग। जो कोच हमारे पास हैं, इनफैक्ट जो विनिंग होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग कि हमें खाली विन ही करना है। विन तो इंपॉर्टेंट है, 100% कोशिश करनी है कि विन करना है, बट इट इज़ नॉट वेदर यू विन और लूज, इट इज़ हाउ यू प्ले द गेम एट द एंड ऑफ द टाइम। सो जैसे ही बेसिकली आप अपने करियर से जाओगे, आपका करियर क्या होगा, आपका करियर फिनिश होगा। फिर बेसिकली अगर आपने किसी के साथ फेयर प्ले नहीं खेला होगा या फिर आपने ब्रदरहुड मेंटेन करके नहीं रखा होगा, सो लास्ट पे जब आपका करियर ख़त्म होता है फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट विनिंग कि आपको अपनी टीम को जिताना है एंड आप आगे वाली टीम को क्या कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सो विन तो करना है, अच्छा साथ में लर्न भी करना है। So, next is leadership opportunities. Allowing students or support persons to take on leadership roles within team to develop responsibility and decision making skills. अच्छा, हमें क्या करना है, जो सपोर्ट्स पर्सन है या फिर स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनको फॉर एग्जांपल लीडरशिप रोल देना है। मैंने किसी एक बंदे को लीडरशिप रोल दिया, सो उसको मुझे सिखाना है कि कैसे वो अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करें एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है अपने अंदर लाएं। ये हमारे पास हैं बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स जो हम कर सकते हैं ताकि हम वैल्यू एजुकेशन को क्या करें, बढ़ाएं। समझ में आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट एंड आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड बीच में फ़नी पार्ट भी चलता है, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।